हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर ये, और बड़ा अहम टॉपिक छेड़ा आपने ये। वजह ऐसी ये है कि जो 19 लाख केसेस का जो बोझ अदलिया के ऊपर है, जाहिर है कि लीगल सिस्टम खराब है, जुडिशरी खराब है, बट एट द सेम टाइम आई ऑनेस्टली बिलीव कि कम से कम 5-10 लाख लोग तो लोग हैं, वो हैं जिनको पता है अच्छे तरीके से कि वो सिंपल उसको डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टेक्निक्स है, वरना उसमें अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू विन द केस। आपने कहा दो चीजें हैं, एक आपने कहा कि आर्बिट्रेशन है, एक आपने कहा मेडिएशन है। तो आर्बिट्रेशन तो जाहिर है अगर पहले से एग्री कर चुके हैं तो जुडिस तो है, उस पर अमल होना है। और हम जब मेडिएशन की बात करते हैं तो इस पर पता नहीं क्यों इसका ज्यादा काम नहीं हुआ। देखिए लिटिगेशन में मैं बताऊं कि एक तो लोग जुल्म करने के लिए, इंसाफ करने के लिए, किसी का हक मारने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, किसी को जायदाद से महरूम करने के लिए, यतीम पोते को महरूम करने के लिए वो अदालतों का सहारा लेते हैं कि केस लंबा है खिंचेगा। आपने खुद फरमाया था उस दिन, मुझे याद पड़ता है कि 50 साल बाद जब वो केस जीता तो मालूम है कि मुद्दई है जो केस जीता वो अदालत के बाद भीख मांगे मांगा। दूसरा मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा बड़ी तफसीली कि एक लिटिगेशन हमारे वो होती है जो कि ईगो की वजह से होती है, और न सिर्फ ये कि खुशहाल तबके में बल्कि गरीब तबके में देखिए, दूर दराज के रिमोट बलूचिस्तान के एरिया में छोटी सी जमीन है, नस्लें खत्म होती हैं। तो मेरे आज तक समझ नहीं आया कि भाई ये कौन सी ऐसी ईगो है आपकी कि जिसकी खातिर आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं, आप अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। साकिब निसार साहब का एक मैंने पढ़ा था खबर, उसमें बताई थी कि अभी रिसेंटली 2 केस डिसाइड वहां पे मौजूद हैं, एक जो 71 साल चल रहा था और जो 68 साल चल रहा था। अब जिन्होंने मुकदमे शुरू किए वो मरकब गए, उनकी औलाद मरकब गई है, तीसरी जनरेशन आ गई है। आई एम सॉरी मेरा तो लगा हो गया, मैं इसको बेहतरीन कराऊंगा। हम मेडिसिन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये पहला मेरा सवाल आपकी है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ कोर्ट लिटिगेशन में इतना ज्यादती की एक बड़ी वजह ईगो भी है, और लोगों को अपना सेटिस्फेक्शन भी है कि हमने दूसरे मुखालिफ पार्टी को दीवार से लगा दिया, उसकी नाक को रगड़वा दिया। ये एक बड़ा कंसेप्ट है, और ये आहिस्ता आहिस्ता तालीम आएगी, बेहतर होगा, लोगों को एहसास होगा कि ये रवैया सही नहीं है और हमें अपने रवैयों पे नजरसानी करनी चाहिए। मीडिएशन का जहां तक ताल्लुक है, मीडिएशन हमारे यहाँ कोई, मैं कहता हूँ इस्लाम में तो मीडिएशन मौजूद है 1400 साल पहले से। जितने भी डिस्प्यूट होते थे, कोई सालिस बैठ जाता था और वो लोगों के दरमियान फैसला कराते थे। अदालती निज़ाम उस वक्त फॉर्मल अदालती निज़ाम नहीं होता था, इनफॉर्मल वे में मीडिएशन शुरू से ही चली आ रही है। और कुरान में भी कहा गया है कि तुम्हारे 2 मुसलमान भाइयों के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए तो उसकी सुलह करा दो जी। लेकिन हमारे जो अंग्रेजी निज़ाम है जुडिशरी का, उसमें मीडिएशन नहीं आया। आर्बिट्रेशन जरूर आ गया। 1940 का ये कानून, 1940 का कानून 1940 से ये लागू है, लेकिन मीडिएशन का कानून अभी तक कोई नहीं आया जी। और मीडिएशन इनफॉर्मल है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है कि अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि मीडिएशन का पहला कंसेप्ट जो आया, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है, उसने पाकिस्तान में मीडिएशन को एक फॉर्मलाइज करने की कोशिश की। अच्छा। और वो इसी वजह से की कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो लिटिगेशन है वो बहुत डिलेड है, और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी रुकी हुई है या कम है, उसकी बड़ी वजह यही है कि कोर्ट के फैसले बहुत वक्त लेते हैं। और अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक की इंडेक्स डूइंग बिजनेस, उसमें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और पाकिस्तान में अदालती फैसले, उसकी जो इंडेक्स है वो 139 नंबर पे, और पाकिस्तान में 900 दिन एवरेज लगते हैं एक केस के फैसला होने में। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज जी। तो उसको देखते हुए और पाकिस्तान की मदद करने के लिहाज से मीडिएशन यहाँ पे कंसेप्ट को उजागर किया गया और एक इदारा बनाया गया, कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये पहला एक फॉर्मल इदारा था जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया
कि अगर लोग मीडिएशन के जरिए अपने केसेस को रिजॉल्व करना चाहें तो यहाँ आप रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उस इदारे से शुरू से मुंसलिक रहा। अच्छा, आप मुंसलिक रहे हैं ऐसे? मैं बहसीत डायरेक्टर मैंने काम किया और वो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव के तौर से लिया गया जिसमें जस्टिस सईद उमर सिद्दीकी साहब पहले चेयरमैन थे और दूसरे लोग सिविल सोसाइटी के दूसरे लोग भी उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर थे और यहाँ पे मीडिएटर्स की ट्रेनिंग दी गई और वर्ल्ड बैंक ने सीडर इंग्लैंड के साथ के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे तकरीबन 100-150 लोगों को ट्रेन किया और साथ साथ मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया कि मीडिएटर्स यहाँ लोकली ट्रेन हो और फिर हाई कोर्ट के साथ एक MOU साइन किया कि आप यहाँ पे जो पेंडिंग केसेस हैं वो इन लोगों की मर्जी के साथ कंसेंट के साथ आप मीडिएशन को रेफर करेंगे वो केसेस जो मीडिएशन के काबिल है और जिसमें मीडिएशन हो सकता है। तो एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ और शुरू में बहुत अप्रिशिएट किया गया। काफी केसेस का डिस्पोजल हुआ। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स केसेस मीडिएशन सेंटर में भेजते थे। मीडिएटर जो ट्रेन एक्रीडेटेड मीडिएटर थे, मैंने भी अपनी एक्रीडेशन कराई, मीडिएटर रहा मैं और मैं मीडिएशन में बड़ा कामयाब रहा। और मैं तो मतलब इस माइंड सेट का था शुरू से ही कि कोर्ट का फैसला आखिरी नहीं होता और कोर्ट का फैसला मजीद लिटिगेशन को जन्म देता। जी बिल्कुल। हाँ। एक मैं कहता था कि भाई ये केस जो है ये ऐसी जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, ऐसी केस भी अंडे देता है और उसके और बच्चे निकलते हैं। आज आप एक केस करें तो 10 साल में वो 5 केस हो जाएंगे जी। और पहला केस भी नहीं निपटा जाएगा, नए केसेस दाखिल हो जाएंगे। मजे से वकीलों के आते हैं जी, वकीलों के आते हैं। निजाम बर्डन होता है जी, जी। और लोग सफर करते हैं जी। तो मैं मतलब जब मीडिएशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था उस वक्त भी मैं अपने कोर्ट में इंकरेज करता था पार्टीज को कि आप केस को आपस में रिजॉल्व करें। और मैंने ये कंसेप्ट लिया था, मैं जब एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के तहत सिंगापुर गया तो सिंगापुर में कोर्ट मीडिएशन बहुत पॉपुलर था और वहाँ जो स्मॉल क्लेम्स होते थे, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है और टूरिज्म बहुत है, लोग आते हैं तो छोटे छोटे डिस्प्यूट भी होते हैं सिविल। किसी ने कोई अप्लायंस खरीदी, किसी ने कुछ और ऐसी चीज खरीदी और उस पर डिस्प्यूट हो गया था, वो जाहिर है अपना नुकसान तो नहीं करेगा, वो जाके कोर्ट में स्मॉल क्लेम कोर्ट में अपना क्लेम दाखिल करता है और मीडिएशन के जरिए वो फौरी तौर से हल हो जाता है। तो ये मैं कंसेप्ट लेके मुझे बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट कि ये तो हम अपने पाकिस्तान में भी राइज कर सकते हैं। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस कंसेप्ट को कॉमन किया और मैं खुद रिकंसिलिएशन करता था। अच्छा। और लोगों को कहता था कि भाई मैं आखिरी अपने फैसला देने से पहले एक एफर्ट करूंगा कि आप लोगों के दरमियान कोई समझौता हो जाए। और आप यकीन जाने इसको वकीलों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, लिटिगेंट पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और बाद औकात ये होता था कि मेरे केसेस जो कॉस्ट रेस होती थी उसके सारे केसेस रिजॉल्व हो जाते थे, बल्कि वही केसेस नहीं, उनसे रिलेटेड जो और केसेस होते थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में, वो भी रिजॉल्व उसके साथ साथ हो जाते थे। तो मीडिएशन एक बहुत जबरदस्त टूल है केसेस को खत्म करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए। और ऐसा रेजोल्यूशन होता है कि जो कोई फिर दूसरी लिटिगेशन नहीं शुरू होती, काउंटर लिटिगेशन नहीं होती। अच्छा, मैं एक थोड़ा माजूर कर दिखाऊंगा कि हमारे जो लिटिगेशन होती है तो उसमें मैंने देखा है कि अक्सर जो है वैल्यू उसकी मैटर नहीं करती जितना कि ईगो लोगों की मैटर करती है कि हाउ कम्स दैट के हम लोग कहाँ जाए, और इसमें लोग तबाह हो जाते हैं। आपका माशाल्लाह इतना अच्छा तजर्बा रहा है अपने एज ए जज भी इसके अंदर, और आप भी समझते हैं इस पे सिस्टम में बिलीव करते हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं तो बहुत कुछ इस पे कर सकता हूँ, लेकिन लोगों का रुझान हो। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, एक पेज बनाया और उस पर लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर की कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन जो भी उनको जरूरत हो अपने केस के फैसला कराने के सिलसिले में, तो मेरी सर्विसेज हाजिर है। मैं एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ और मेरे मीडिएशन के केसेस की तादाद देखी जाए तो हजारों है। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने के लिए तैयार हूँ कि लोग इससे फायदा उठाएं। अच्छा, बहुत माजर के साथ आपका जज्बा मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, लेकिन एक पश्तो को मामला है ना, 10 गज द मैदान, कि भाई किसी ने कहा मैंने 18 गज लंबी छलांग मारी, कल भी ये गज पड़ा है और ये मैदान है। बिल्कुल। मैं सर आपको एक पेशकश करता हूँ कि हमारी जो शामिल एकेडमी की लाइब्रेरी है, क्यों ना हम इसको एक फोरम के तौर पर यूज करें, और अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो लोग सुनने वाले हैं अगर अपनी अनाओं की वजह से किसी मुकदमे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको इन्वाइट कर सकता हूँ कि वो यहाँ आए, आपके साथ बैठे, और ताकि वो एक दफा किसी को बड़ा मान लें। आपका इतना बड़ा तजर्बा रहा है मेडिसिन में, लिटिगेशन में, अगर आप इनको अपना बड़ा मान लें तो कोशिश ही की जाएगी कि बगैर किसी उसके आपका कोर्ट से बाहर मसला हल हो जाए, प्रोवाइडेड के खुले दिल से आए। तो क्या मैं पेशकश कर सकता हूँ? जी आप बिल्कुल पेशकश कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही होती है जी कि दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी है। जी, ये नहीं हो सकता कि चलिए कुछ रोल तो हम भी प्ले कर लेंगे कि अगर एक पार्टी अप्रोच कर लेगी तो दूसरी पार्टी से हम अप्रोच कर लेंगे कि भाई वो राजी हैं कि बिल के साथ किया जाए। तो अगर वो और ये चीजें कन्विंस करना भी हमारा भी काम होगा। जी जी, लेकिन ये कि आपका एकेडमी में आके बैठना और लोगों को समझाना, मैं मेरे सारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है और मैं समझूंगा कि मैंने कुछ सोसाइटी को डिलीवर बैक किया जो मैंने सीखा था। आप जो लोग ये सब चीजें सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप कुछ लोगों को अपने दोस्तों ही में आइडेंटिफाई कर दें कि जो, क्योंकि देखिए बहुत ही दुख होता है जो फैमिली के अंदर मसाइल करते हैं कि एक दादा का खून है और अब जो है सिर्फ छोटी छोटी जमीन। भाई आज तक सर मैंने एक चीज पल्ले नहीं पड़ी है, किस बात की ईगो, किस बात की मुकदमेबाजी है। जमीनों के पीछे लोग मर जाते हैं, अल्टीमेटली किसी के पास 2 गज जमीन से ऊपर मिलती नहीं है। सारा जो कर रहे हैं अपने लिए जो प्रॉब्लम खड़े करते हैं, बेचैनी खड़ी करते हैं, टेंशन खड़ी करते हैं, वो उस औलाद के लिए बाद में लिपटने की आती है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि इंसान इस दुनिया में बरहना आता है, ऐसे ही है ना भैया, और चंद गज कपड़े में लिपट के जाता है, वो भी उसका हक नहीं है बल्कि दफन करने वालों का हक है। दफन करने वालों का हक है कि उसके 70 रुपए लगाना पड़े। अगर दफन करने वाले ना होते तो शायद मुमकिन है इसका। तो भाई 2 गज जमीन है और चंद गज कपड़ा है कफन का, क्यों अपनी जिंदगी को ख्वार कर रहे हैं? आप भी ख्वार हो रहे हैं, आपकी औलाद भी ख्वार होगी। जज साहब ने एक बहुत अच्छी ऑफर की है, अगर आप लोग मेडिएशन को इस्तेमाल करना चाहें तो जज साहब जो है आपको पूरा कर देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कोई चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी अनाओं को भूल के आना पड़ेगा। मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूँ और मैं पकड़े लाऊंगा लोगों को। और आपने भी जो बात की ना कि सालों केस लड़ते हैं जरा जमीन के लिए, मैं आपको मिसाल दूं। एक हैदराबाद में एक कोर्ट केस था जी, जो भाइयों के दरमियान था जी, और पिछले 30 साल में जी से वो चल रहा था, और वो भाई अपने गांव में एक बड़ी हैसियत रखते थे जी, लेकिन लिटिगेशन की वजह से वो सारे के सारे बिल्कुल कंगाल हो गए थे। यही तो और आपस में किसी तरीके से बात करने पे तैयार ही नहीं थे। अल्टीमेटली इस बात पे तैयार हो गए जी कि हमें एक मीडिएशन के जरिए केस रिजॉल्व कर दिया जाए। हैदराबाद से वो कोर्ट के CDR में आया और मैं उसमें एज ए मीडिएटर मैंने काम किया और वो केस मेरा ख्याल 2 महीने में रिजॉल्व हो गया। और आज वो सारे भाई अपने मजे से अपनी अपनी जमीनों में जो उनके हिस्से में आई उसको एंजॉय कर रहे हैं और अपनी वो पुरानी हैसियत उनकी बहाल हो गई। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके ऐसे कोई मसाइल चल रहे हैं जो खुद विद इन फैमिली है, चले मैं उसको नहीं कहता इंपोर्टर एक्सपोर्टर के इनके वो तो खुद जाने का काम जाने हैं, लेकिन जो इस किस्म की फैमिली डिवाइड हो रही है, नस्लें तबाह हो रही हैं, खुदा के लिए कोर्ट से बाहर निकले और इतनी अच्छी ऑफर आपके पास मौजूद है। एक खुले दिल से खुले जहन से आप आइए कि भाई मुझे बस किसी को सालिस मानना है, किसी को बड़ा मानना है। आपको कोई वकील लाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये समझना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरी नस्ल के लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल, और उसके लिए तैयार होना है कि हाँ हमने मीडिएशन के जरिए केस को रिजॉल्व करना है। आपको ये नंबर मिल जाएंगे हमारे एकेडमी के, आप इस नंबर को देखें, आप मैसेज दें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और जब भी होगा इंशाल्लाह कोई म्यूचुअल टाइम बनाएंगे, यहीं आप लाइब्रेरी बैठे और आपको समझा देंगे ताकि आपको कोर्ट से निकाल सके। इससे अच्छी ऑफर आप लोग को मिल नहीं सकती है। हाई कोर्ट की बातें हुई और हाई कोर्ट के अंदर भी जो बिलखुसूस पिछली बार जो बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, तो आज चाहूंगा आप लोगों को तफसील से बताएं कि वो क्या रेवोल्यूशन था, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि एज फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ हाई कोर्ट मैंने तो बड़ा वाज़ेह फर्क देखा था, लेकिन आप बताएंगे ज्यादा बेहतर लगेगा। ये जो हाई कोर्ट में आप जो कुछ देख रहे हैं ना जी, ये काफी बात का सफर है। अच्छा, शुरू हमने सफर ये किया था कि
सन 2000 में जी मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट था जी, और वहां पर एक प्रोजेक्ट चला था एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम जी, उसका वो उन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक पायलट डिस्ट्रिक्ट बनाया था। उस पायलट डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हम मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जजेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ और पूरे पाकिस्तान के और भी जजेस इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस, एक पूरा डेलीगेशन गया था सिंगापुर। ये स्टडी टूर था कि सिंगापुर में। ये किस सन की बात है आपने? ये सन 2001 की बात है। 2001। अच्छा, वो उस पर तो आपसे बाद में बात होगी 2001 के जो फॉरेन लोन की। जी, तो वो उस प्रोग्राम के तहत हम गए वहां पे और वहां जाके हमने सिंगापुर के देखा अदालतों को, और अदालतों में वहीं से हम, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मीडिएशन का कंसेप्ट भी मैंने वहां देखा फर्स्ट टाइम, और टेक्नोलॉजी का भी देखा कि कोर्ट्स किस तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था उसमें कंसल्टेंट थे आसिफ अली साहब। वो हमें पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें थी वो हमको प्रोवाइड करते थे। तो मैंने यही देखा कि केस फ्लो मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। क्या थोड़ा सा मेरे जैसे आदमी के लिए भी और बाकी जो लोग सुनने के लिए केस फ्लो मैनेजमेंट से क्या मुराद है? अच्छा, केस फ्लो मैनेजमेंट से मुताल्लिक मेरी ये बात है कि जब केस फाइल होता है, उस केस के फाइल होने से और उस केस के डिस्पोजल तक जी उसका पूरा एक मैनेजमेंट है। सही। कि वो केस दाखिल होने के बाद कहाँ जाएगा, उसके स्टेजेस वो कैसे मैनेज होंगे, और उसमें कोई एडजमेंट होगा, कोई उसमें तारीख होगी तो कैसे होगी, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, और वो पूरा डेटा उसको प्रोसेस करके हम रखेंगे, और वो एक प्रोग्राम के तहत सारे केसेस का डिस्पोजल होगा। ये नहीं होगा कि केस जो है वो दाखिल हो गया, दाखिल होने का तो पता है लेकिन कब डिस्पोजल होगा उसका पता नहीं है। एक खास स्टेज केस की वो कब आएगी किसी को पता नहीं है, बस अल्लाह आसरे पे चीजें चल रही हैं। तो केस फ्लो मैनेजमेंट में ये सब एक प्रोग्राम होता है कि एक केस का कितना लाइफ टाइम है, कितना उसका लाइफ स्पैन है, कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, और उस केस को खत्म होने में जब तक वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा तो हर स्टेज का कितना टाइम है। तो उस टाइम को हम मैनेज करते हैं और उस टाइम को हम मॉनिटर करते हैं, और उस टाइम को मॉनिटर करने के बाद जो केस अपना डिस्पोजल है वो उस टाइम शेड्यूल के मुताबिक होता है। जी। तो ये केस फ्लो मैनेजमेंट का हमने सिंगापुर में देखा, और तो ये फैसला हुआ, हमने फैसला किया कि हम केस फ्लो मैनेजमेंट अपने पाकिस्तान में अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इब्तिदा करते हैं। तो आसिफ अली साहब की सर्विसेज हमने हायर की और हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया। हाई कोर्ट ने उस पर अप्रिशिएट किया कि भाई आप शुरू करें एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर से। अच्छा, स्टार्ट सेंट्रल से हुआ ये? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। और अगर ये हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में भी चीजें तो थी ही नहीं कुछ, मतलब कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस थी, और वो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एज ए वर्ड प्रोसेसर काम होता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जो है वो हमने प्रोग्राम बनवाया, सॉफ्टवेयर बनाया केस फ्लो मैनेजमेंट का, और उसमें फिर पूरी नेटवर्किंग की सारे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स की, उसके बाद ट्रेनिंग दी जजों को और स्टाफ को, और वो केस फ्लो मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमने नाफिज किया। अच्छा, जैसे सिंध हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट वगैरह कंप्यूटराइज वेब पेज पे आती है, तो क्या ये सिविल कोर्ट्स वगैरह भी आती है? ये सब असल में हाई कोर्ट की सब बात की चीज है। मैं आपसे वही पूछिए क्या आपके भी वेब पेज? जी, अब तो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर गया है, और हर कोर्ट की कॉज लिस्ट है, हर कोर्ट की केस मैनेजमेंट है, हर कोर्ट का केस का अपना डिस्पोजल का तरीकेकार मौजूद है, वेबसाइट पे जजमेंट मौजूद है, ऑर्डर्स मौजूद है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ सफर हमारा कहाँ से शुरू हुआ जी। तो उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ट्रांसफर हो गया, तो वो पूरा प्रोग्राम हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम था, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में उसको नाफिज किया पूरा केस फ्लो। और उसके साथ साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि क्लोज सर्किट टीवी। अच्छा, क्लोज सर्किट टीवी का कंसेप्ट ये था कि डिस्ट्रिक्ट, आपका पता नहीं इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, एक जमाने में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की काफी बुरी हालत थी,
मतलब बहुत ज्यादा रश होता था और कम जगह थी और कोई जगह का मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। इवन पुलिस के लोग बहुत ज्यादा अपनी अपनी केबिनें लगा के बैठ गए थे, पता ही नहीं चलता था। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जब ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हालत सुधारने की कोशिश की। जिसमें लोग ओल्ड कराची एरिया आता है वो डिस्ट्रिक्ट की जो पूरा ये तारिक रोड और ये सारा इलाका ईस्ट का, कोरंगी, अब तो कोरंगी का अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। उस जमाने कोरंगी, लांडी, गुलशन इकबाल जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से मिलता है, जहांगीर रोड से शुरू होता है और जैकब लाइन वगैरह, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आ गया और उसके बाद फिर फॉरेन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शुरू हो गया गुलशन इकबाल का। तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में फिर हमने वो केस फ्लो मैनेजमेंट का प्रोग्राम नाफिज किया, ट्रेनिंग कराई, एक कंप्यूटर लैब बनाई। और कंप्यूटर लैब में हमने लड़कों को ट्रेनिंग दी, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते थे कंप्यूटर रिलेटेड उनको वहीं लोकली ट्रेनिंग देके, और फिर जजेस को हमने ट्रेनिंग दी। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी हमारी मदद की। जब उन्हें पता चला कि हमने ये काम किया है तो आईटी डिपार्टमेंट के उस जमाने में सेक्रेटरी होते थे करनी साहब, तो करनी साहब खुद आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टाफ को, तकरीबन 500 का स्टाफ था और सारे जजेस तकरीबन उस वक्त 30-35 जजेस थे, उनको सबको ट्रेनिंग दी इंस्टीट्यूट के जरिए। तो एक हमारा वाहिद, पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद जिला था कि जिसमें सारा कोर्ट स्टाफ एंड जजेस कंप्यूटर लिटरेट थे और उनको पूरी तरह कंप्यूटर के तरीकेकार से वाकफियत थी और केस फ्लो मैनेजमेंट को वो अपना बहुत अच्छे तरीके से नाफिज कर रहे थे और काम शुरू हो गया। अच्छा, क्लोज सर्किट टीवी की जो मैं बात कर रहा था, तो क्लोज सर्किट टीवी का ये हुआ कि हमने सारे कोर्ट के अंदर कैमरे लगाए और उसका एक पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया। उसका पर्पज ये था कोर्ट क्लोज सर्किट टीवी का कि जो कोर्ट में लोग आ जाते हैं गुंडागर्दी करने के लिए और कोर्टों में जो बदमजगियां होती हैं, वो उनको एहसास हो कि हम ये कैमरा देख रहे हैं, बिग बॉस से। तो जब ये एहसास हो गया उन्हें कि सब चीजें मॉनिटर हो रही हैं, तो चीजें खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो गई और जजेस की सिटिंग भी कोर्ट में ज्यादा होने लगी, वकीलों की कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा पेशियां होने लगी और एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत काम शुरू हो गया। तो उस वक्त तो क्लोज सर्किट टीवी को जरा लोगों ने मुखालफत की। मेरा भी बल्कि यही सवाल था, क्योंकि नॉर्मली हम लोग चेंज को कभी पसंद नहीं करते हैं जी। तो मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ कि जहाँ अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि जब IBM का गोल्फ बॉल वाला इलेक्ट्रिक टाइपराइटर मौजूद है तो हम ये पीसी क्यों खरीदें। तो मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। आपने बैकफास्ट सबको ट्रेन करवाने की कोशिश की, जिसमें गवर्नमेंट सिंध को भी क्रेडिट जाता है, जिसमें जजेस भी थे, जिसमें स्टाफ भी था और वो स्टाफ को भी रहा होगा जो 20-30 साल से उसी तरीके से काम करता रहा है। कोई रिजेंटमेंट नहीं पाई लोगों में? रिजेंटमेंट शुरू में बहुत रिजेंटमेंट थी, इवन रिजेंटमेंट अपनों में से भी थी और बाहर से भी थी। मतलब बुकला हजरात की भी रिजेंटमेंट थी। उनको क्या एतराज? उनको ये एतराज था जी आपने एक कैमरे लगा दिए तो हमारी एक्टिविटीज जो है वो वॉच होंगी और आप जो है उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वकीलों का भी एक, जैसे आपने कहा कि एक पूरा गेम चलता था और हर जगह वो अपना धमकियां जजों को और स्टाफ को और अपनी जबरदस्ती काम कराना। जब वो कैमरे में सब रिकॉर्ड होने लगा तो शुरू में तो उन्होंने एतराज किया और जब उनका एतराज नहीं चल पाया तो फिर उन्होंने अपने आप को मतलब देखिए वक्त की बात है, आपके वक्त वो था कि जब वकीलों को एतराज था कि कैमरे में कहीं रिकॉर्ड ना जाए। अब ये वक्त आया है कि लाहौर के सड़कों में नारे लगाते हैं कि डॉक्टर हम तुम्हारी मौत है और उसको ये है ना कि उनको इंकरेजमेंट मिला है ना। अगर आप गलत चीज को गलत कहें और गलत चीज को रोकने की कोशिश करें तो निप इन द बर्ड जो इंग्लिश में मुहावरा है कि अगर बुराई को शुरू से ही खत्म कर दिया जाए तो बुराई नहीं बढ़ती। जो आपका वो स्टाफ था जो कि जजेस को सपोर्ट करता है, पेशकार हजरात बहुत खास और जो इस किस्म के जो क्लास और होते हैं, उन्होंने ये कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को और CTD के इंट्रोडक्शन को, क्योंकि देखिए जजेस के जजेस और लोअर कोर्ट जजेस बड़ी मदद बराह तो कभी लेते वो जो सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं पूरा मेरा थोड़ी है, ये तुम मुझे ऊपर हिस्सा ना पहुंचाए वो एक अलग बात है। तो उन्होंने इस चीज को भी नहीं कोई लिया महसूस किया? मैंने अर्ज किया ना आपसे कि रिजल्टमेंट तो हर जगह से था, वकीलों से था,
लेकिन स्टाफ का रिजल्टमेंट अंदरूनी तौर से था, अंदर ही अंदर उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो सामने आके रिजल्टमेंट अपनी शो करते। अलबत्ता उन्होंने एक चीज अफवाह फैला दी और वो हाईकोर्ट तक अफवाह गई। अफवाह ये हुई कि साहब शेरवानी साहब ने जजों के चैम्बरों में भी कैमरे लगवा दिए। अब वो जजों की प्राइवेसी खत्म हो गई। तो अब ये बात हाईकोर्ट तक पहुंची और फुल कोर्ट में बात डिस्कस भी हुई। तो कुछ जजों ने मुखालफत की कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शेरवानी साहब की, और हम जानते हैं शेरवानी साहब को कि ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के और प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है। जजेस अपने चैम्बर पे हियरिंग करते हैं। नहीं, हियरिंग जरूर करते हैं, वो नहीं है, लेकिन चैम्बर कैमरा लगाना जाहिर है कि उनकी अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती, और ये कोई कंसेप्ट भी नहीं था। ये तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक हाईकोर्ट के जज साहब को भेजा और उन्होंने फिर जाके इंस्पेक्शन किया कि भाई वाकई चैम्बरों में, मेरे साथ उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं देखूं कि चैम्बरों में आपने कैमरे लगा दिए। तो मैंने कहा सर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम लें और किसी भी चैम्बर में अगर आपको कोई कैमरा नजर आ जाए तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने पूरा विजिट किया, उन्होंने कहा नहीं देखो लोग किस तरीके से अपना रिजल्टमेंट किस तरीके से शो करते हैं, आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव को खत्म करने के लिए अफवाहें चल रही हैं। तो वो जो है इस तरीके से वो था। वैसे कभी आपके तजुर्बे में ऐसा भी हुआ कि नीचे का लोअर स्टाफ सीढ़ी कैमरे में उससे कोई गैर निसाबी सरगर्मी मतलब मैं ये बात कहूंगा कि गैर निसाबी सरगर्मी में तो ये नहीं कहता कि खत्म हो गई, जाहिर है कि बुराई तो आसानी से खत्म नहीं हुई, लेकिन वो इतने सेंसिटिव थे कि वो मुझे जैसे लोग कहते कि साहब आप कब कैमरे के सामने कुछ नहीं होता, वो बाथरूम में ले जाए। लेकिन मैंने कहा तो कैमरे लगाने से मैंने कहा चले इससे इतना भी खौफ है अगर और कोर्ट की उसमें इज्जत और एहतराम है कि ओपन कोर्ट में वो सारे खराब काम नहीं हो रहे जो नहीं होने चाहिए, तो चले मतलब आहिस्ता आहिस्ता शायद लोगों को इसकी बेसिस पे कभी कोई जो मेहरबाना कार्रवाई की नौबत नहीं है। मैंने कहा ना वो इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने अंदाजा किया कि बात बहुत सीरियस हो जाएगी। कैमरा साइड में आ जाओ, उधर कर लो, इधर कर ले। तो वो सिलसिला जो हमने शुरू किया वो केस फ्लो मैनेजमेंट का, तो इत्तेफाक ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग आए जो डायरेक्टर थे और उनको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में केस फ्लो मैनेजमेंट बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो वो उन्होंने खुद विजिट किया और वो बहुत हैरान हुए कि जो चीजें हम सोचते थे और हम सोचते थे कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम पूरे जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करें टेक्नोलॉजी के जरिए, तो आपने तो सारा काम कर दिया। तो उन्होंने पूरा एक वक्त बुलाया और उसके बाद फिर उवैस लगारी साहब मिनिस्टर होते थे आईटी के, वो खुद आए और उन्होंने खुद आके देखा, एक प्रेजेंटेशन ली और उनको बहुत पसंद आया है सारा काम। उन्होंने कहा आपका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो ये काम हो रहा है हम चाहते हैं इसको आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी करें, और मैं चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करूंगा और उनको मैं ये कहूंगा कि आप सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट और हम फाइनेंस करेंगे। वो उसी वक्त वहां चीफ जस्टिस के पास गए और उन्होंने 5 करोड़ रुपए की ग्रांट सिंध हाई कोर्ट को दी कि ये आप 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में और नाफिज कर दें, और फिर वो उस पर काम शुरू हो गया।